कृष्ण कुमार यादव जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद आकाशवाणी से निदेशक भूपेंद्र जी, वरिष्ठ पोस्ट अधीक्षक राजन जी, राजभाषा अधिकारी शर्मा जी, पोस्ट ऑफिस विभाग के कर्मचारीगण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आए हुए छात्र और शोधार्थी तथा देवियों और सज्जन, इस हिंदी पखवाड़ा के समापन के अवसर पर कृष्ण कुमार यादव जी ने अपनी अध्यक्षता में यह जो आयोजन किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह इस कारण से महत्वपूर्ण नहीं है कि इस आयोजन को वे अध्यक्षता कर रहे हैं, बल्कि मैं ये देख रहा हूं कि इस पद पर इस शहर में जब से वे हैं तब से डाक विभाग की बाउंड्रीज को उन्होंने खोल दिया है जनता के। अलग अलग भूमिकाओं में हम सब अपनी नौकरी करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन हम अपने विभागीय कार्यों तक बहुत सीमित रह जाते हैं। लेकिन कृष्ण कुमार यादव जी एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने दिए हुए दायित्व से अतिरिक्त भी सामाजिक दायित्व का सदा ही निर्वहन किया है। और आज के इस अवसर पर मैं अपने लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ये मुझसे काफी छोटे हैं उम्र में, दुआ देता हूँ कि इस विभाग के शिखर पर पहुंचे, इस विभाग का जो श्रेष्ठ लेकिन अपनी सामाजिक उपस्थिति और संवेदनात्मक समुपस्थिति को हमेशा बनाए रखें। क्योंकि अगर संवेदना और सामाजिकता आदमी में नहीं है तो वह कुर्सी से बढ़ के ही रह जाता है। वो चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, या अधिकारी हो, या फिर राजनेता हो। अभी इस समारोह में जो पुरस्कार का आयोजन हुआ, विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, तो मैं देख रहा था कि सभागार में आधे से अधिक लोग तो पुरस्कृत बैठे थे, शेष बचे हैं जो वो परिष्कृत हैं। और मुझे लगता है कि पुरस्कृत और परिष्कृत दोनों को मिला करके वह संस्कृति का निर्माण होता है जिससे हमारी हिंदी जुड़ती है। यानी हिंदी पुरस्कार के साथ साथ परिष्कार की भाषा तो है ही, अब वह हमारे लिए संस्कार की भाषा है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं हिंदी के संस्कार भाषा के रूप में हिंदी को याद करता हूँ तो आज के दिन मैं उन पुरखों को भी याद करता हूँ जिन्होंने इस भाषा की श्रेष्ठता के लिए, इसकी महत्ता को बताने के लिए न केवल अपनी कुर्बानी दी बल्कि बहुत सारा साहित्यिक, वैचारिक और सामाजिक योगदान भी दिया। याद करिए महात्मा गांधी का वह बयान जब उन्होंने बहुत गुस्से में तिलमिला के गुजराती महात्मा गांधी ने कहा था, जाके अंग्रेजों से कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। ये जो हमारे महान लोग रहे। और आप देखिए क्या संयोग है कि हिंदी पखवाड़ा के तुरंत बाद कल से पितर पखवाड़ा शुरू हो रहा है। तो जैसे पितर पखवाड़े में पितृ पक्ष में हम अपने पुरखों को याद करते हैं, वैसे यह जो पखवाड़ा है यह हिंदी की भाषाई संरचना, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका संवेदनात्मक स्पर्श को याद करने का दिन तो होता, अवसर तो होता ही है, और अपने पुरखों को भी कृतज्ञता पूर्वक याद करने का अवसर होता है, जिनके कारण से आज हिंदी राष्ट्रभाषा तो है ही, अब राजभाषा के रूप में भी स्वीकार्य है। ठीक है कि अंग्रेजी का वर्चस्व है, वो थोड़ा सा संस्कार मिटते हैं, आप सब जानते हैं। अब जैसे कि देखिए इतना सुंदर आयोजन, भीतर का जो ब्रोशर है वो भी हिंदी में लिखा हुआ है, सामने का बोर्ड देखिए हिंदी में लिखा
हुआ है। तो ये हमारी जो हिंदी की उपस्थिति है, इतना ही नहीं, आज के बहुत सारे बहुसंख्यक जो राजनेता हैं, जो श्रेष्ठ राजनेता हैं, वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि G20 अभी जो हमारा संपन्न हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने सारा संबोधन हिंदी में दिया। तो हिंदी हमारी गतिशील है और श्रमशील भी है। इस बात को हमें हमेशा याद करना चाहिए। और इसी के साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हिंदी राजकाज की भाषा ही नहीं है, हिंदी कामकाज की भी भाषा है। और जब राजकाज से कामकाज की बात हम करते हैं तो आप न भूलिए कि इस हिंदी के बनाने में जैसे हमारे पुरखों ने योगदान दिया, वैसे हमारी बोलियों ने भी अपना योगदान दिया है, अपना श्रम इस हिंदी को दिया है। और जब कामकाज की बात आती तो पूरा की पूरा जो मध्यकाल है, जो भक्ति काल है, क्या है वो कामकाजी लोग थे। संत काव्य की पूरी, भक्ति साहित्य की पूरी परंपरा, जिसमें आप चाहे आप उसमें रविदास को ले, ये कबीर को ले लें, वहां से लेके आप भक्ति काव्य की जितनी, तुलसीदास तक जितनी परंपराएं रही हैं, उन सब में काम काज का मुख्य महत्व हुआ करता है। वे लोग काम करते हुए कविता करते थे, यानी साहित्य और भाषा श्रम से अलग तब भी नहीं थी। लेकिन आज जब 21वीं सदी में हम पहुंचे हैं तो श्रम की जो बुनियाद में परिवर्तन हुआ है। जैसी बात है कि आज हम श्रम जब करते हैं, हमारे पास मशीन है, हमारे पास अन्य औजार है, हमारे पास तकनीक है, बाजार है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जिसे हम कह सकते हैं कि हम लोग उत्तर सत्य खोज के जमाने में रह रहे हैं, जहाँ पर सत्य बहुत सारा सब कुछ हो गया है। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि आज बाजार और तकनीक का गठजोड़ हुआ है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी को जैसे उस जमाने में कामकाज की भाषा थी, बाजार और तकनीक की भी भाषा बनना पड़ेगा। और हिंदी बाजार और तकनीक की भाषा निरंतर बनती हुई दिखाई दे रही है, निरंतर गतिशील है। आप सोच नहीं सकते कि आजादी जब हमको मिली तो अंग्रेजी का इतना जबरदस्त वर्चस्व था। ये समय नहीं है जिसे हम लोग कॉलोनियल मॉडर्निटी कहते हैं। तो जिस औपनिवेशिक आधुनिकता की बात हम लोग करते हैं भाषा को लेकर, तो सारा के सारा जो डिस्कोर्सेस थे अंग्रेजी में विकसित किए जा रहे थे, हिंदी नहीं थी। लेकिन पिछले 3-4 दशक से वे सारे डिस्कोर्स अब एक तरह से हिंदी में भी उपलब्ध है। तो कहने का सही है कि हिंदी की जो ताकत है वो लगातार बढ़ी है। संस्थाओं के भीतर हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, राजकाज की भाषा में के लिए भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। और अब हिंदी को लोग बहुत हल्के में नहीं ले रहे, क्योंकि हिंदी हमारे संविधान आप जानते हैं 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी अपने, कहीं अंग्रेजी का जिक्र नहीं है, हिंदी अपने विकास की प्रक्रिया में संस्कृत से मुख्यतः और लोक भाषाओं से लगातार संवाद बनाए रखेगी। तो आज ये जो लोक भाषाओं का आप NEP देख लीजिए, मातृभाषा को लेकर के जितना नई शिक्षा नीति में नई सरकार ने जोर दिया है, वो सब एक तरह का हमारे लिए बहुत ही उम्मीद जगाता है। बहुत सारी स्थितियां हैं हिंदी को लेकर के जिसमें हम आश्वस्त हो सकते हैं। अनुवादकारी की योजनाएं हैं। और आप देखिए कि अब जिस बात को हम लोग कहते हैं कि भाई राज्य सरकार आपस में, अधिकारी दल का जो पत्राचार हो आपस में हिंदी में हो, वो अपनी सीमाओं में ही सही, लेकिन हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। पत्र अंग्रेजी के साथ अब हिंदी में भी लिखे जा रहे हैं, ज्यादातर हिंदी का उपयोग बढ़ा है। तो इन्हीं स्थितियों के साथ मैं आज के इस पखवाड़े के समापन के पर्व पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे के दिनों में जो व्यवस्था, क्योंकि ये देखिए आप जानते हैं कि 1854 में डलहौजी ने 3 बड़ी चीजें जो इंट्रोड्यूस की थी, उसमें एक डाक भी था। और ये कहा जाता था कि वह एक तरह का जो बैलगाड़ी के युग से हमें बाहर लाने की वो कोशिश थी। इसकी मजाक में कहा जाता है बैलगाड़ी युग से बाहर आए।
जिसमें रेल था, डाक था और इलेक्ट्रिसिटी थी। तो उससे और यह देखिए वही दौर था जब बनारस में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और हिंदी को नवजागरण से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो कहने का से ये है कि हिंदी के पास संवेदना है, जागृत विवेक है और संघर्ष का मादा है, संघर्ष का मादा साहस है। ये हम कैसे आज के दिन आप में से, क्योंकि ज्यादातर डाक विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। जब हिंदी को लेकर के अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव बढ़ता चला गया, जब आप सब जानते हैं हिंदी के पहले यहाँ की भाषा या तो फारसी थी या अंग्रेजी थी। अंग्रेज आए, अंग्रेजी को पहले फारसी थी, अंग्रेज आए तो उन्होंने एक तरह का राजशास्त्री भाषा उन्होंने अंग्रेजी लागू कर दी। लेकिन जब हिंदी को लेकर के थोड़ा बड़ा कसमबस हुई तो 1834 में अंग्रेजों ने चुपचाप उर्दू को प्रांतीय राजभाषा का दर्जा चुपचाप दे दिया था और हिंदी वाले ताकते रह गए थे, गुस्सा बहुत बढ़ा। तो भी याद रखिए कि लंबे समय बाद 1834 के बाद 1898 में अपने मालवीय जी, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने मैकडॉनल्ड के सामने एक पेटिशन दायर किया, एक प्रपोजल दिया। उसका परिणाम था कि 1900 में पहली बार कचहरियों की भाषा हिंदी के रूप में स्वीकार हुई। तब से लेकर आज तक हिंदी ने कभी पलट के पीछे नहीं देखा है। यह हिंदी की ताकत है। तो आज के दिन हम इसी ताकत को बनाए रखें और जितना कुछ हमसे हो सके भाषा, देखिए भाषा हमारी जीवित रहेगी, हमारी हिंदी जीवित रहेगी। हमारी मौलिकता, हिंदी हमारी मौलिकता का आधार है, हमारे चिंतन का बुनियादी स्वरूप है। हमें अपने चिंतन के इस बुनियादी स्वरूप को आज बचाने की बहुत जरूरत है। आप सब आए, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।